लिखते हैं तो एन मॉलिक्यूल जब आपस में लिपटेंगे तो बनाएंगे वो पॉलीमर। इतना मुझे पता है, पॉलीमर बनाएंगे और ये जो प्रोसेस हो जाएगा इसको हम लोग पॉलीमेराइजेशन कहलाते हैं। पॉलीमेराइजेशन, सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे पास है बूंदी और इस बूंदी से जो मिल के बनेगा, ये बूंदी है, बूंदी का हर पार्टिकल, बूंदी जो आपको दिख रही है, इस बूंदी का हर पार्टिकल जब आपस में कंबाइन कर जाएगा तो बूंदी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लड्डू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां मैं आपसे कहूंगा ये बूंदी हमारे पास में बिखरी हुई पड़ी है, ये बूंदी हमारे पास बिखरी हुई पड़ी है और यहां पर ये बन गया हमारे पास एक लड्डू। तो दिस इज पॉलीमर, यानी कि ये बूंदी मोनोमर हो गई, हर बूंदी का पार्टिकल मोनोमर हो गया और लड्डू हमारा पॉलीमर हो गया। सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग इन्हीं को अपनी टेक्निकल पीजीटी की भाषा में कहें तो हम आपको ये भी बताने को लिए यहाँ पर बिल्कुल सही तरीका बताएंगे कि अगर एन मॉलिक्यूल हमने मोनोमर के ले लिए तो बेचारे पॉलीमेराइजेशन के बाद, यहाँ लिख देता हूं पॉलीमेराइजेशन, तो पॉलीमेराइजेशन के बाद ये बेचारे बन जाएंगे कितने, यहाँ पर ऐसे करके कंटिन्यू होती रहेगी चेन और कंटिन्यू होने के बाद मतलब एम ए बी एन सो ऑन, जो भी कैटलिस्ट सपोज कर लो एम ए ने जो है कैटलाइज किया तो एम हो गया, फिर आपका एम जो है वो एन टाइम्स, एम जो है वो एन टाइम्स ट्वाइस 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 एंड सो ऑन चलता रहेगा और लास्ट में एम और ये बी, इस तरीके से हमने इसको एंड कर दिया। सपोज करके एक माना है, यहाँ पर एम ए और एम बी के बीच में हमने क्या दिया है, ये बताया कि कैसे लिंकेज हो रही है, एम और बी, एम ए और एम बी आपस में कैसे बाइंड अप हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इसको भी आप बहुत परेशान होकर के ना देखें, बहुत सिंपल वे में समझे कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन एम, और यहाँ पॉलीमेराइजेशन कराएं एम, यहाँ पर एन भी कर सकते हैं, मतलब दोनों मेथड है। कहीं आप घबरा जाओ कि बोलो सर ये आपने कैसे कर दिया, तो मैंने वहां पर ये बॉन्डिंग बताने की कोशिश की, मतलब लिंकेज का टर्मिनल एंड बताने की कोशिश किया है कि टर्मिनल ये भी हो सकता है, मतलब एम ए भी हो सकता है, टर्मिनल एम भी हो सकता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिरकार वो आए किस जगह से। अब ये पॉलीमर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक पॉलीमर, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सभी पॉलीमर हमारे ऑर्गेनिक है। कैसे हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये बात हम हमेशा नोट करिएगा। इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी होते हैं, तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अभी हम ऑर्गेनिक पॉलीमर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और भी होती है कि एक वर्ड होता है डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन, ये टर्म भी हमारा पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन। ये पी, आपने सुना होगा पीडीआई जो बोला जाता है, पॉली इंडेक्स नंबर जो बोला जाता है ना, तो वो वही चीज है, ठीक। तो यहाँ पर पॉलीडाइवर्सिटी नंबर बोलते हैं, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन की बात कर रहे हैं। और ये कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन जो है वो कितने टाइम एक मोनोमर रिपीट होकर के बनाया हुआ है। इसमें इसका मतलब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे जरूरी लिखना है, द डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन, द डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन is defined as is is defined defined as the defined as the number of क्या लिख दें, टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स या यूनिट्स रिपीटेड कर देते हैं, ठीक है, यूनिट्स रिपीटेड, बाकी आप समझ जाएंगे। और एक पॉलीमर बना लेते कितने टाइम, अब मान लो कोई 50,000 मोनोमर हमारे पास में रहे, वो आपस में कंबाइन कर गए, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट जब भी निकल कर के आएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट किसका, ऑफ ए पॉलीमर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए पॉलीमर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए पॉलीमर इज इक्वल टू हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम लोग डीपी भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन को डीपी आप शॉर्टकट में बोल सकते हो, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो आप किसका, इनटू कर दो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर कर दो।
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर कर दो, वही इससे मल्टीप्लाई होगा, मोनोमर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग एम, देखो अभी मैसेज आप बिल्कुल नहीं करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा हूं। तो आप लिखते भी रहोगे तो आप सोचोगे अनुसार देख नहीं रहे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ पर n इज इक्वल टू आप कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर है, और स्मॉल एम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्मॉल एम हो जाता है, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर हो जाता है, पॉलीमर हो जाता है। और स्मॉल एम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर हो जाता है। मैं आपसे भी बात कर लूंगा, पूछ लूंगा आपसे, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं स्क्रीन हटा करके पूछ लूंगा। लेकिन अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज कर लेते हैं, है ना, अगर हम पॉलिस्टरीन का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किसका कर देते हैं, ऑफ पॉलिस्टरीन का कर देते, तो यहाँ लिख देता हूँ पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर होगा, तो सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये 1000 आ गया, मान ले कैसे आया 1000 देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अब हमें पॉलिस्टाइरीन है तो स्टाइरीन देखना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्टाइरीन, स्टाइरीन क्या फार्मूला होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने जो निकाल के रखा है वो 104 है। कितना है, 104 है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीस्टाइरीन अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ देखते हैं मॉलिक्यूलर मास किसका निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का अगर हमने निकाला है तो 1000 यानी 1000 से गुणा कर दें भाई। 1000 मॉलिक्यूल अगर कंबाइन किए हैं तो 104 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 104 और फिर आगे 3 जीरो, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यानी कि कितना हो गया, ये 1,04,000 हो गया। तो सिंपल सी बात हुई, यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि CH नीचे हम लोग C6H5 या बेंजीन रिंग लगा देते हैं, आगे CH2 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई जो हो जाती है वो N हो जाती है। ठीक, तो ये बात हमारी ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से n की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, तो प्लीज मैसेज बिल्कुल नहीं करिए, देखिए आप बस। कोई दिक्कत होगी मैं आपको कल आपसे फिर बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर आपसे पूछ भी लूंगा। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म आपने सुना होगा, फंक्शनैलिटी। बताइए, अगर किसी को पता है कि फंक्शनैलिटी क्या होती, फंक्शन है ना, फंक्शन ये हो गया, लिटी, फंक्शनैलिटी हो गया, फंक्शनैलिटी। तो ये भूमि बताओ, आप बता पाओगे? अब मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, पहले आप बताइए जी, मैसेज करके बताइए। केपी सैनी जी, राहुल मंडल, विनय, DK वर्मा, अजय प्रताप, सब लोग मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं तो बताइए फंक्शनैलिटी क्या होती है, फंक्शनैलिटी क्या होती है। फंक्शनैलिटी अगर आप कुछ बता पाए, माइक ऑन करके बोल दीजिए। अभी माइक मेरा चल रहा है इस समय, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। अगर बोलना कोई चाहे तो बोल सकता है, मैं सुन लूंगा उसे। बोलिए, माइक ऑन करके, नीचे माइक का बटन है, आ रहा होगा, उस पर टच करिए और बोल करके बताइए, बोल करके बताइए जी, बताइए, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं जी, बोलिए। व्हाट इज फंक्शनैलिटी? बोलेंगे कोई लोग? यस और नो बोलना चाहे तो बोलिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, फंक्शनल ग्रुप का नंबर बता रहे हैं ना, फंक्शनल ग्रुप का नंबर तो है लेकिन एक तरीका है। हेलो, हेलो, हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, दिक्कत। सर, मॉलिक्युलरिटी और मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, यही होता है फंक्शनैलिटी? नहीं, फंक्शनैलिटी ये नहीं है, मैं यहाँ पॉलीमर चैप्टर से रिलेटेड बेटा बात कर रहा हूँ। तो ये बताओ कि फंक्शनैलिटी पॉलीमर्स में कैसे बताओगे? जो आप बता रही हैं वो एक प्रॉपर्टी बता रही हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए टॉपिक आ जाए कि इन, सर और समझाइए। अभी मजा नहीं आया तो मजा ले लीजिए, चलिए अब मजा भी देता हूं आपको।
सपोज कर लेता हूं हम लोग इथाइलिन मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसको हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 कहते हैं। अब आप समझ जाएंगे, यहां पर भी बिल्कुल 100% समझ जाएंगे। ये बताइए, ये बताइए यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर ये कंबाइन करता है तो ये ऊपर भी कंबाइन करेगा, यानी ये साइट भी आपको दिखेगी कंबाइन करने वाली, और आपको ये साइट भी दिखेगी। तो अब बताओ शर्मा, विमल, क्या नाम है, राहुल और दीक्षा, यहाँ कितनी हमारे पास में बॉन्डिंग साइट है? हमारे पास में एक तो बॉन्डिंग साइट ये है और एक बॉन्डिंग साइट हमारे पास है अटैचिंग साइट ये है। तो ये कैसा कहलाएगा? इट हैज टू, यहाँ लिख देते हैं टू बॉन्डिंग साइट्स। ये हमारे पास में दो बॉन्डिंग साइट्स होती हैं और इन दोनों बॉन्डिंग साइट्स को अगर हम देखें तो ये बाई फंक्शनल हो जाता है, बाई फंक्शनल हो जाता है। इसी तरीके से जितनी साइट से वो अटैच हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि फंक्शनलिटी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर विनाइल वाला मॉलिक्यूल आ जाए, प्रोपाइलिन आ जाए, विनाइल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इनमें भी हम लोग फंक्शनलिटी टू ही काउंट कर पाएंगे क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर कहीं पर फंक्शनल ग्रुप वाली कंडीशन जो दीक्षा ने बोला था, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे कहीं OH आ जाए, COOH आ जाए, NH2 आ जाए, है ना, कहीं पर भी आए, तो इसका मतलब हुआ ये हमेशा मोनोफंक्शनल कंपाउंड है, ये केवल एक ही तरफ से जुड़ पाएंगे, बाकी कहीं से नहीं जुड़ पाते हैं। ग्लाइसिन डाई फंक्शनल हो जाता है, तो ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी। ग्लिसरीन भी हमारा जो होता है वो ट्राई फंक्शनल हो जाता है, ग्लिसरीन में 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, ट्राई फंक्शनल हो गया। CH3COOH केवल मोनोफंक्शनल हो गया। C6H5CH2OH ये भी मोनोफंक्शनल हो गया। तो मैं एग्जाम्पल आपको डाले दे रहा हूं कि इनमें फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हैं तो फंक्शनल ग्रुप से काउंट होगा, साइट लगी है तो साइट से काउंटिंग होगी। तो एक आंसर तो आपका सही हो जाएगा कि सर मैंने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो बात आपकी सही है, लेकिन वो बात हर जगह सही नहीं हो पाएगी, इसलिए ये मोनोफंक्शनल वाला हो गया। ऐसे ही हम ले लेते हैं C6H5CH2OH, ये भी मोनोफंक्शनल वाला हो गया। ऐसे ही हम ले लेते हैं C6H5NH2, ये भी मोनोफंक्शनल वाला हो गया। ऐसे ही हम ले लेते हैं C6H5OH, ये भी मोनोफंक्शन। यहाँ पर केवल यही कनेक्शन यहीं से संभव है, इधर से संभव है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये अटैचमेंट इधर ही से होगा, इधर ही से होगा, इधर ही से होगा, इधर ही से होगा, इधर से अटैचमेंट नहीं संभव है। तो इसका मतलब हुआ कि ये मोनोफंक्शनल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये सब कैसे मोनोफंक्शनल है, मोनोफंक्शनल है। मोनोफंक्शनल मतलब एक फंक्शनल ग्रुप है, सिंपल सी बात है, एक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है या एक फंक्शनल साइट है। ये दोनों बातें समझिए। अगर हम मैलोनिक एसिड ले लेते हैं, मान लो मैलोनिक एसिड का फार्मूला आपको पता ही है, CH2 हो गया, COOH हो गया। अब मैलोनिक एसिड की अगर कहीं पर बात आएगी तो फिर अब आपको लगेगा कि सर इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, ये हमारा डाई फंक्शनल दिखाई देगा। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आपने हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है, बताओ हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। अब ये दीक्षा बताओ बेटा, ये हेक्सामिथाइलिन हो गया और डाइएमीन हो गया, ये दोनों किस कैटेगरी में जाएंगे? जी बताइए, दीक्षा बोलो। पाई बॉन्ड देखेंगे, लेकिन पाई बॉन्ड के साथ साथ अगर फंक्शनल ग्रुप है तो राहुल फंक्शनल ग्रुप भी देखेंगे, राहुल फंक्शनल ग्रुप भी देखेंगे जी। अब बताइए, ये बाई वाले हैं ना दोनों एग्जाम्पल आपके सामने, ये भी हमारा बाई हो गया और ये भी हमारा बाई हो गया। तो सिंपल सी बात है, अब प्लीज उसको टच नहीं करिए। अब आप समझ में शायद आ गया होगा, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा जी। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब है कि कुछ चीजें बहुत जरूरी है। अब अगर आपसे कहता हूं कि ये ग्लिसरीन में ले लेता हूं, यहाँ पर ये बाई हो गया, अब ग्लिसरीन ले लेता हूँ, CH2, यहाँ पर OH ले लेता हूँ और यहाँ पर CHOH ले लेता हूँ, यहाँ पर CH2OH ले लेता हूँ, तो ये भी हमारा ट्राई हो गया, ट्राई फंक्शनल हो गया। और इसके बाद भी अगर कोई ग्रुप लगे हैं वो हमारे पॉली में चले जाएंगे, पॉली फंक्शनल में चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, PGT में आया था इसलिए मैंने आपको बात की। चलिए खैर, अब हम लोग जरा अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं। पॉलीमर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, समझ में शायद सबको आया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ। पॉलीमर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पॉलीमर्स हमारे पास दो कैटेगरी के हो जाते हैं। दो कैटेगरी का मतलब
मतलब ये हो जाता है कि एक हो जाते हैं होमोपॉलीमर और एक हो जाते हैं कोपॉलीमर। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेशन लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। होमोपॉलीमर जहां पर सेम टाइप की यूनिट हो वो होमो, और जहां पर डिफरेंट हो वो कोपॉलीमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोपॉलीमर कहलाते हैं। जहां डिफरेंट टाइप की यूनिट हो, जहां डिफरेंट टाइप की यूनिट हो वो कोपॉलीमर कहलाते हैं। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर बन रहा है, इससे N मॉलिक्यूल लेकर के हम लोग पॉलीमराइजेशन करा दें। CH2 यहाँ पर CH2 और यहाँ ये कंडीशन हो गई होल N की, ये हमारा होमो हो गया। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl ले लिया, इसको कंबाइन कर दें तो यहाँ भी CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये हमारा होमो हो गया। क्योंकि सेम कैटेगरी के मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट हो रही हैं तो ये होमो हो गया। कोपॉलीमर की बात करते हैं तो कोपॉलीमर में आपको पता होना चाहिए, कोपॉलीमर में पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैंने लिया एग्जांपल हेक्सामिथाइलिन डाइमीन वाला जो मैं बोल रहा था उसी को मैं लिखे दे रहा हूँ, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, ये हो गया। और साथ में इनका प्यारा सा एडिपिक एसिड जिसको हम लोग ये बोलते हैं एडिपिक एसिड बोलते हैं। तो ये एडिपिक एसिड, इसका भी एन ले लो, इसका भी एन ले लो, दोनों आपस में जब टकराएंगे तो एन मोल वाटर निकल जाएगा और हमारा नाइलॉन 6 बन जाता है। तो यहाँ पर NH कर दीजिए, इधर बॉन्ड कंप्लीट, और यहाँ पर NH, ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, जिससे क्या बनता है नाइलॉन 6,6, आपको याद होगा, पढ़ा भी होगा। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड की कंडीशन को भी मेंटेन किया जाता है। तो ये आपका 4CO हो गया, और यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करके इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो ये हमारा नाइलॉन 6,6 हो जाता है, जो आपको मैंने बता दिया। इसी तरीके से अगर ब्यूटा 1, डाइइन से हम लोग डेक्रॉन भी बना लेते हैं, सॉरी स्टाइरिन बना लेते हैं, बीटा 1, डाइइन से स्टाइरिन बनती, तो ये भी एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। थोड़ा सा व्यू और छोटा करूंगा थोड़ा सा, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देने लगे। जी, समझ में आ रहा है मेरा? होमो और कोपॉलीमर बात आ गई समझ में। इसी तरीके से एक पॉलीमर्स का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जो अभी राहुल जी बता रहे थे, वो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन भी बनाया जा सकता है, और मैं नाम लिखूंगा और वो आपको सिंपल वे में बता दूंगा, सिंपल वे में बता दूंगा। जैसे कि अभी राहुल जी ने बोला था कि सर एक होते हैं कौन से, नेचुरल होते हैं। भाई नेचुरल का मतलब है जो नेचर से मिले, नेचुरल होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? सिंथेटिक होते हैं, जो लैब में बनाए जाए, सिंथेटिक होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो सेमी सिंथेटिक होते हैं। एक से हमने पूछा था कि भैया वो पॉलीमर, बोले एक नेचुरल एक मैन मेड। अरे भाई आजकल तो वुमेन भी आ गई है, तो ये वर्ड अब खत्म कर दीजिए, मैन वुमेन, ठीक है। मैन मेड वाला टर्म मत बोलिए कहीं पर भी। तो अब आप बोलेंगे प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड टर्म यूज करिए, वरना कभी कभी इंटरव्यू में बेइज्जती हो जाती है, इंटरव्यू में बहुत भयंकर बेइज्जती हो जाती है। सेमी सिंथेटिक पहले मैन मेड इसलिए यूज किया गया था कि अधिकतर लोग जेंट्स ही काम किया करते थे, इसलिए मैन मेड बोलते थे। अब हम लोग मैन मेड नहीं बोलते हैं, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड या लैब प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल वाले में आपको पता है, यहाँ पर वूल आ जाता है, वूल आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ नेचुरल रबर भी आ जाती है, नेचुरल रबर भी। कोई मैसेज ना लिखिए क्योंकि उसे कोई पढ़ नहीं पाएगा, RUBBER, ये रबर हो गया। सिंथेटिक पॉलीपर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नाइलॉन 6,6 हो गया, डेक्रॉन हो गया, बहुत सारे हैं, पॉलीथीन हो गया, यहाँ पर पॉलीथीन हो गया। और सेमी सिंथेटिक में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद है तो नाइट्रोसेलुलोज का नाम, जिसे गन कॉटन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट का नाम भी लिख देते हैं, और या फिर हम इसे गन कॉटन भी बोलते हैं, गन कॉटन भी बोलते लिख सकते हैं, ठीक। सेलुलोज एसीटेट भी होता है, सेल्यूलोज एक एसीटेट भी होता है। तो आप इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से पॉलीमराइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन और है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ा रहे तो थोड़ा सा लाइन लेंथ बन जाएगी, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर मुझे करना है।
पॉलीमर्स फिर हम डिवाइड कर देते हैं। देखो मैं मैक्सिमम चैप्टर को कवरेज करने की कोशिश करता हूँ, ये आपने हर जगह देखा होगा। ऐसा नहीं कि मैं हर टॉपिक को टच करने की कोशिश करता हूँ, नॉर्मल छोड़ता हूँ बस। रिवीजन में यही होता ही। अब यहाँ पर आपने लीनियर भी देखा होगा, यहाँ आपने ब्रांच्ड भी देखा होगा, ब्रांच्ड भी देखा होगा, यहाँ आपने क्रॉस लिंक्ड भी देखा होगा, क्रॉस लिंक्ड भी देखा होगा, क्रॉस लिंक्ड। अब लीनियर में क्या होता है, लीनियर में ये है तरीका कि भाई सिंपल ऐसे चलेंगे। ब्रांच में क्या चलेंगे, ब्रांच में आपको इस तरीके से ब्रांचिंग भी दिखाई दे जाएगी। क्रॉस लिंक में क्या दिखेगा, तो अगर ये ब्रांचिंग आपस में है तो ये ब्रांच क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे आपस में, तो मतलब ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं, ये मीडियम कैटेगरी के रहते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना पड़ेगा, बाकी और इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब हमारा उद्देश्य जो मेन है वो है 3-4 टर्म को आपको बता देना और उसके बाद हमें पॉलीमर्स के नाम बता देना, ठीक है ना। पॉलीमर्स के नाम बता देना और 4-5 जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनकी बात हम आपसे कर लें। एक तो टर्म हमारा जरूर इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना चाहिए जिसका नाम है थर्मोप्लास्टिक। देखो पढ़ लेना, ये मैं बता दे रहा हूँ। थर्मोप्लास्टिक ये पीजीटी में खूब आता है। तो ऐसा पॉलीमर विच कैन बी चेंज इनटू डिजायर्ड शेप, यानी यहाँ लिख देता हूँ विच कैन बी चेंज्ड which can be changed into desired shape, यानी जो डिजायर्ड शेप में चेंज किया जा सके वो थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है विच कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, यानी कि विच कैन नॉट बी, ये सॉफ्टन हो जाती है तो यहाँ लिख सकते हो ना सॉफ्टन ऑन हीटिंग। और यहाँ लिख सकते हो विच कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, हीट करने पर जो सॉफ्ट ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर का, ठीक है। यहाँ बेकेलाइट आ जाती, यहाँ जैसे पॉलीथीन आ जाती, तो यहाँ मैं पॉलीथीन एक एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। और यहाँ पर मैं बेकेलाइट लिखे दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल भी बेकेलाइट, ये एग्जाम्पल भी एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। तो ये बेकेलाइट का एग्जाम्पल भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बिल्कुल नजर आप गड़ा कर रखिएगा। एक एक बात आपको हम बता करके रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज आप और इंपॉर्टेंट सुन लीजिएगा कि अगर और भी एग्जाम्पल पूछे जाए तो बता देना, जैसे पीबीसी हो गया, टेफलॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीप्रोपाइलीन हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स थर्मोप्लास्टिक में चले जाते हैं। थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब इस पे चले जाते हैं, तो इनको ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स पर। देखिए पॉलीमर्स की जो मेथड होती है, फॉर्मेशन होता है, वो दो है। मैंने हर बार रिएक्शन में कई बार फुल थ्योरी में पढ़ाए हैं। एक होता है मतलब पॉलीमराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, देखो एक होता है चेन ग्रोथ या एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर मैं खाली नाम लिखूंगा, एक यहाँ लिख देता हूँ चेन ग्रोथ, इसी का नाम है चेन ग्रोथ। पॉलीमराइजेशन का नाम है राहुल पॉलीमराइजेशन। मनु आप सुन रहे हैं, अजय प्रताप जी आप सुन रहे हैं, बस हाँ हूँ मैसेज ना लिखिएगा, कतई कोई जरूरत नहीं, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि सुनिए आप मुझे। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और इसी को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन के नाम से भी, एडिशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। जब ये होता है तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें स्टेप कौन सी होती है। एक तो होती है रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है, तो यहाँ पर मैं रेडिकल मैकेनिज्म लिख देता हूँ। रेडिकल का मतलब वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाती है। दूसरी एक होती है इसमें कैटायनिक मैकेनिज्म, आपको मैंने पढ़ाई है, कैटायनिक मैकेनिज्म होती है। और एक होती है हमारी एनायनिक मैकेनिज्म होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेडिकल मैकेनिज्म में यहाँ फ्री रेडिकल से चलती है, ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ
कैटायन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर आपका एनायन का फॉर्मेशन होता है। भैया ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लाइट वे में कतई ना लीजिएगा, नहीं तो परेशान आप हो जाएंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नोट्स में जाकर के आप देखिएगा, वीडियो मैंने पूरी पॉलीमराइजेशन पढ़ाया है तो उसमें बताई है, तो यहाँ पर मैं उस बात की बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमें इसके क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं एज कंपेयर टू इन सब चीज बातों से। अब हम लोग पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अब आप बिल्कुल नजर हटाइएगा नहीं, नजर यहीं पर रखना, नजर यहीं पर रखना, बिल्कुल चेंज मत करना, क्योंकि अब ये टॉपिक चलेगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान देना पड़ेगी भाई। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं नंबर 1 पार्ट। सबसे पहले हम एडिशन पॉलीमर की बात करेंगे, तो बड़ा बड़ा हेडिंग हमारा हो जाता है यहाँ पर एडिशन पॉलीमर। अब हम लोग बहुत हिसाब से एडिशन पॉलीमर एग्जाम्पल बात करेंगे मेथड्स की, जहां पर इंपॉर्टेंट लगेगा वहां सब कुछ बताऊंगा, जहां नहीं लगेगा नाम से काम चलाऊंगा। तो ध्यान देना, एडिशन पॉलीमर में सबसे पहले हमारा एक एग्जाम्पल ए आ जाता है जिसका नाम है पॉलीथीन। अब आपको पता होना चाहिए इसकी रिएक्शन क्लास 11th से चलती है और कहाँ तक चली जाती पता नहीं है। पॉलीथीन दो कैटेगरी में चलती है। नंबर वन एलडीपी होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरी होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक लो डेंसिटी हो गई, एक हाई डेंसिटी हो गई। दोनों का मेथड कॉमन रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। बस अंतर क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन जब बनता है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहता है। मतलब अगर मैं यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 के N मॉलिक्यूल ले लेता हूँ और यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन बना देता हूँ भैया, तो यहाँ पर हाई हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा और साथ ही में ही हाई हमारा प्रेशर होगा। ध्यान दीजिए, प्रेशर लगभग 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर लगभग 570 केल्विन के आसपास होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। और लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है, इससे हमारे जितने भी टॉयज होते हैं, सॉफ्ट वाले टॉयज वो बनाए जाते हैं। पानी बच्चों वाली बोतल भी बनाते हैं, पाइप्स भी बनाते हैं, सब बनाते हैं इससे। हाई डेंसिटी में सेम कंडीशन यही है, रिएक्शन यही रहती है हाई डेंसिटी में, लेकिन कैटलिस्ट बदल जाता है। यहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, प्रेशर लगभग 6 से 7 रहता है एटमॉस्फेयर, लेकिन जिगलर नाटा कैटलिस्ट GIEGLER जिगलर नाटा कैटलिस्ट प्रयोग में लाया जाता है, कैटालिस्ट प्रयोग में लाया जाता है। अब बनेगा वही हमारा, अब इससे थोड़ी हार्ड बनती है हमारी जो पॉलीथीन बनेगी, वो थोड़ी सी हार्ड बनती है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर जिगलर नाटा का फार्मूला, जिगलर नाटा का जो फार्मूला है वो कई बार पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर अगर C2H5 का होल थ्राइस Al ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड भी है, टेट्रा भी है, दोनों ध्यान देना। TiCl4 भी है और कुछ किताबों ने TiCl3 भी यूज किया है। तो दोनों एक ही बातें हैं, केवल कंपाउंड के फॉर्मेशन के हिसाब से दोनों डिफरेंट है। तो अगर कहीं लिख के आ जाए तो बोले साहब गलत लिख के आ गया, गलत नहीं है। TiCl3 भी जिगलर नाटा कैटालिस्ट की तरह ही यूज किया जाता है। फिलहाल मेन आपका TiCl4 है, ऑप्शन में उसी को आप ढूंढिएगा सबसे पहले। उसके बाद नंबर 2 पर चले आते हैं हम लोग। नंबर 2 पर PBC की बात कर लेते हैं। अब यहाँ मोनोमर, सिर्फ मोनोमर बताऊंगा और बाकी आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखो पीबी क्या विनाइल क्लोराइड है, इस विनाइल क्लोराइड को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाए। क्योंकि यहाँ पर कुछ बताने वाली ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता हो, क्योंकि ये बातें पता है, जहाँ लगभग पढ़ते रहते हो आप। पॉलीविनाइल को, इससे जूते की सोल भी बनाई जाती है, सॉफ्ट प्लास्टिक भी बनाई जाती है, मतलब जो मुलायम हो वो बनती है। इसके बाद आपने टेफ्लॉन का नाम जरूर सुना होगा। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो होता है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का जो है, इसको जल्दी बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आप बता सकते हो कि सर NCF2 इज डबल बॉन्ड हो गया, NCF2 दो ले लिए, N मॉलिक्यूल ले लिए। अब यहाँ पर C इधर कर दो, ऐसे करके बॉन्डिंग कर दो आप, ऐसे यहाँ F बना दो, ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब इसको आप जानते हो गैस कट में मतलब बनाते हैं जो इंजन के, जहाँ बाल्ब्स बनाने में भी काम आता है, कुकिंग यूटेंसिल्स में भी आजकल टेफलॉन की कोटिंग आने लगी है, तो वो भी आप जान रहे हो। इसी के बाद एक सी डी पार्ट हो गया पैन। पैन भी बहुत पीजीटीज में तो खैर खूब पूछा जाता, तो यहाँ पर मैं पीजीटी इंपॉर्टेंट इसे बताऊंगा। और पैन में कुछ नहीं है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल के नाम से जाना जाता है इसे, पॉली एक्राइलो एक्राइलो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा एक्राइलॉन भी बोलते हैं, एक्राइलॉन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, एक्राइलॉन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब वही बात है, सिंपल सा CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे हम लोग CN लगा लेते हैं इसके एन ले ले, पॉलीमराइजेशन करा दें, और यहाँ पर सिंपल वे में यहाँ पर CN ले लिया, और इस तरीके से हमने होल एन, तो ये हमारा पैन बन जाता है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल के नाम से जिन्हें जाना जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका यूज जैसे ब्लैंकेट्स बनाने में, स्वेटर्स बनाने में, है ना, इस तरीके में इसका यूज खूब होता है। बाथिंग जो सूट होते हैं, स्विमिंग सूट, उनको भी बनाने में इसका काम किया जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना, ये थोड़े से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट भी याद रखिएगा, पढ़िएगा जरूर, मैं बता रहा हूँ नाम इनके, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत याद रखने पड़ेंगे, जिनको मैं केवल शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊंगा, ज्यादा लंबी कहानी उनकी नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले अपनी बात कर लूं पूरी, उसके बाद उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा। ठीक है, पम्मा आप जानते हो, पम्मा, पम्मा जानते हो, पॉली ABCDE, चलो पम्मा ही लिख लेते हैं, PMMA, पम्मा, पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट बोलते हैं जिसे पम्मा। ये पीजीटी में खूब पूछा गया, इसलिए मैंने कहा चलो इसको मैदान जंग में, लड़ाई में, युद्ध में, ये मिथाइल एक्राइलेट का पॉलीमर होता है। तो मिथाइल एक्राइलेट अब होता क्या है, तो पहले तो आपको ये पता हो ना मिथाइल एक्राइलेट क्या होता है। यहाँ पर आप मिथाइल लगा दीजिए, और ये COO, और यहाँ पर आप CH3 होता है, CH3 होता है, C2H5 में लिखने जा रहा था, CH3 होता है। तो ये हो गया मिथाइल मिथ एक्राइलेट। तो इथाइल इथेक्राइलेट भी होता है ना, वो उसी को लिखने जा रहा था। तो अगर इसको पॉलीमराइज कराओगे तो CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऊपर हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, और आगे आप ध्यान दीजिएगा, ये यहीं से टूटेगा, यहीं से कंडीशन आगे चलेगी आगे। तो ये नोट करने वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, कि अगर अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम गलती करते हैं, तो हम यही तो लिखेंगे इसे O, यहाँ पर CH3, अभी आगे कंटिन्यू कर जाएगा। जब कंटिन्यू कर जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन यही तो बनेगी कि नीचे बॉन्डिंग होती चली जाए, इसी के एन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन, ये नीचे बना दो और आगे चेन बना दो। तो इस तरीके से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे आगे चेन बना दो, ऐसे कर दो, और आगे ये भी ऐसे कर दो, नीचे COO CH3 कर दो, ऐसे करके जाने दो इसे। तो ये कंडीशन में होल एन, ये हमारा पॉलीमिथाइल मिथैक्राइलेट बन जाता है। तो ऐसे करके इसे हम लोग पम्मा के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हम आपको भी मतलब ट्यूनिंग में ही बताएंगे बीच बीच में। चलिए, तो ये हमें कुछ सिंपल एग्जांपल्स लगे जो पीजीटीज में आने की संभावनाएं मुझे दिखाई दी, मैंने आपसे बात की। इसी तरीके से एक होता है हमारा सेकंड वाला पार्ट जिसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। कंडन सबसे ज्यादा पीजीटी में इन्हीं से क्वेश्चन आता है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कंडेंसेशन पॉलीमर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशन। इस पर मैं स्टार बना देता हूँ, ये सुपर स्टार है हमारा, ये स्टार नहीं है, ये मेरा सुपर स्टार है, ये बात ध्यान देना। सबसे पहला पॉलीमर, सबसे पहला पॉलीमर, ये बताओ पीजीटी में आया था क्वेश्चन, पीजीटी में आया था कि नाइलॉन जो है वो 6,6 ये किस कैटेगरी में आता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये एमाइड, पॉली एमाइड कैटेगरी, पीजीटी 2010 में क्वेश्चन है कि ये किस कैटेगरी में, तो आप बताना ये पॉली एमाइड की कैटेगरी में आता है, पहली बात हो जाती है। ठीक है, नाइलॉन 6 भी पॉली एमाइड की कैटेगरी, ये पॉली एमाइड की कैटेगरी में ही आता है। तो ये बात आप नोट करना। अभी मैंने नाइलॉन 6 का पीछे प्रिपरेशन आपको करके दिखा दिया था। इसका मोनोमर जो होता है, मोनोमर यूनिट कौन सी होती है अभी मैंने बताई थी आपको, एक तो एडिपिक एसिड होती है, एडिपिक एसिड होती है, और दूसरी होती है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन,
हेक्सा हेक्सा क्या लिख दिया मैंने, हेक्सा मिथाइलिन होता है ना, हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, ये इसकी दोनों मोनोमर यूनिट होती हैं। ये अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको, ठीक है। और इसका यूज जो है वो ब्रिसल्स बनाने में, ब्रश बनाने में, ये सब में यूज करते हैं भाई, धागा टाइप का होता है। बी एक होता है हमारा नाइलॉन 6, ये भी पीजीटीज में खूब पूछा गया, नाइलॉन, नाइलॉन 6। अच्छा, ये नाइलॉन नाम पता ही है आपको, न्यूयॉर्क और लंदन से आया है। नाइलॉन जो नाम है, नाई नाइलॉन, नाई मतलब न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क और लंदन दोनों जगह के साइंटिस्ट थे, लंदन दोनों जगह के साइंटिस्ट थे, इसलिए नाइलॉन, ये लॉन वर्ड यहीं से यूज किया, लंदन से वर्ड लॉन यूज किया गया है। तो ये वहीं के साइंटिस्ट दोनों थे, इसीलिए इसको नाइलॉन 6,6, और 6 की यूनिट होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसमें भी 6 कार्बन की यूनिट होती है, इसीलिए इसको 6,6 बोला जाता है। अब नाइलॉन 6 में केवल कैप्रोलैक्टम होता है। तो कैप्रोलैक्टम जब जानते हो, कैप्रोलैक्टम का फार्मूला अगर आपको पता है तो ये हो गया, ऐसे ले आओ, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कर दो, यहीं से इसको पॉलीमराइज करा दो, हीट कर दो हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तो ये पॉली ब्रेक हो जाएगी बॉन्डिंग, यानी NH इधर हो गया, और यहाँ पर आपका CH2 का होल 5 हो गया, गिन लो, 1 2 3 4 और एक 5, होल 5 हो गया, और यहाँ पर आपका CO हो गया। इस तरीके से आगे कंटिन्यू हो जाता है, इसको हम लोग नाइलॉन 6 कहते हैं, नाइलॉन 6 कहते हैं, क्योंकि नाइलॉन 6 जो होता है इसमें केवल 6 कार्बन की यूनिट है, इसलिए नाइलॉन 6 के नाम से ये जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पीजीटी में बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं भैया, इसलिए बिल्कुल आप इन्हें भूलिएगा नहीं, मतलब याद रखना है आपको। इसके बाद हम लोग सी पार्ट पर चल लेते हैं, जिसे हम लोग पॉलिस्टर के नाम से जानते हैं। बचपन में बाबा से पूछना अपने, या आप अगर ज्यादा उम्र के हैं तो आप खुद जानते होंगे कि पॉलिस्टर का कपड़े की कितनी इंपॉर्टेंस थी। बाबा दादा, अरे भैया लल्ला पॉलिस्टर के कपड़ा बनवाए, एक शर्ट पहनी तो वह कंडीशन ही वो दिखाई देते, है ना। तो पॉलीमर, ये एस्टर लिंकेज नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर एस्टर की कंडीशन होगी। तो जैसे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल ले लेते हैं, ये इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया मैंने, ये इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, क्या नाम है इसका, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। अब इथाइलिन ग्लाइकोल को अगर हम लोग टेरिथैलिक एसिड के साथ में लड़ा देते हैं, ये टेरिथैलिक एसिड सामने लेटा हुआ है, बोले चढ़ जाओ भाई मेरे ऊपर, मुझे दबा दो, मैं चू नहीं करूंगा, तो उनने दबा दिया इन्हें, तो बेचारे पूरा रस निकल गया इनका दबाने के बाद। अब रस निकल गया तो पॉलिस्टर कपड़े जैसे पतले हो गए भाई, ऊपर कोई चढ़ गया, पतले तो हो ही जाओगे तुम। तो यहाँ कंडीशन तुम्हारी क्या आ गई, यहाँ कंडीशन आ गई ये, जैसे अगर ट्रक का पहिया उतर जाए तो फरवेज भरना पड़ेगा, फड़ुआ जानते हो, वहाँ फरवेज भरना पड़ेगा बोरी में, और उसके बाद घर भेज दिया जाए, लल्ला आ गए, लो देखो रोड पे चला रहे थे गाड़ी बहुत तेजी में, तब तक ट्रक आ गया, देखो ये थैले में आए भर के, गए थे गाड़ी पे। तो ऐसी कंडीशन सिचुएशन पैदा कर दी कि बेचारे दोनों एकदम से मिला दिए। तो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, याद रहेगा, भूलोग नहीं भाई। थैलिक एसिड का, टेरिथैलिक में कपड़ा बनता था ना, कपड़ा बिल्कुल मिल के चपटा हो गया, पतला थिन लेयर बन गई, तो दिस इज पॉलिस्टर, याद रहेगा। आप जिंदगी में भूलोगे नहीं, मैंने इतनी कहानी इसमें पॉलिस्टर पर सुना दी है, अब नहीं भूल पाओगे। तो ये टेरिलीन, या इसे डेक्रॉन के नाम से भी आपको याद होगा, डेक्रॉन या टेरिलीन के नाम से जाना जाता है। तो अब आप मुझे ये बताओ, टेरिलीन के नाम से जाना जाता है, ये पीजीटीज में कई बार आया है। अगर आपको ये बात पता है तो जान लीजिए पीजीटी का मास्टर क्वेश्चन माना जाता है, और खूब आता है क्वेश्चन, रोक नहीं पाता है कोई से, बिल्कुल 100% रखा है, बिल्कुल रबड़ी मलाई मक्खन की तरह। तो इसके बाद चले आइए डी पार्ट। डी, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, मानता ही नहीं है, जिसका नाम बेकेलाइट है, जिसकी बैक में लाइट लगी हुई है। तो ये बेकेलाइट है ना, मैं तो इसे बैक में लाइट बोल देता हूँ। अब ये बेकेलाइट जो होता है, इसका मोनोमर क्या होता है, पहले मैं आपको कहानी घर घर की बता दूं। ये हमने फिनॉल ले लिया, ये हमने फिनॉल ले लिया, अब फिनॉल ने फॉर्मेल्डिहाइड की तरफ देखा, HCHO की तरफ देखा, तो इन्होंने एक यूनिट बनाई, ये यूनिट बना ली जहां पर OH लगा है और यहाँ पर लगा है CH2OH। ये यूनिट जब आपस में पॉलीमेराइज करेगी, यानी इसको पॉलीमेराइज कराएंगे, पॉलीमेराइज कराएंगे, तो बच्चा क्या बनेगा आगे, तो आप जानते हो कि ये आपस में सब जुड़ती हुई चली जाएंगी, और जब जुड़ती हुई चली जाएंगी तो फिर आप समझ जाएंगे
कि क्या जुड़ेगा, यही बॉन्डिंग होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ आपका CH2 हो गया, फिर वाटर निकल जाएगा, फिर ऐसे ही करके सब आपस में जोड़ डालो। ये लंबी सी चेन बनती चली जाएगी भैया। और जब लंबी सी चेन बन जाएगी तो ये हमारी नोवोलैक के नाम से जानी जाती है। इसको हम लोग नोवोलैक बोलते, सब पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी में डिट्टो दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी में, फिलहाल मैं तो एनसीईआरटी भी नहीं यूज करता हूँ, लेकिन आप लोग यूज करते हैं तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जब हम नोवोलैक को बार बार कंबाइन करते, चलो वहीं से मैं खींच देता हूँ, ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं आएगी। नोवोलैक को भी हम लोग पॉलीमेराइज करा दें। जब इसको हम लोग पॉलीमेराइज कराएंगे तो हमारा बन जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्या बन जाएगा? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन जाएगा भैया। और वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में देखना, ये एनसीईआरटी का करेक्शन डॉक्टर अनुज शर्मा का है। एनसीईआरटी पुरानी उठा करके देख लेना, बहुत गलतियां उसमें, ये वाली बॉन्डिंग गलत थी। मैं इसलिए बताता हूं कि मैंने बहुत किताबों पर काम किया है, मैंने पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम पे खूब काम किया है, और एनसीईआरटी पर भी मैंने काम किया है। जब मैं नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में था तब की मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो ये थी, ये ऐसे करके बॉन्डिंग थी, ऐसे। अब यहाँ हुआ क्या, जो छपा था किताब में, बहुत दिन तक यही चलता रहा, बहुत दिन तक यही चलता रहा कि ये बॉन्डिंग जो किताबों में थी पुरानी एनसीईआरटी में, वो यहाँ से दिखाई हुई थी ये, जबकि ये बॉन्डिंग गलत थी। और यहाँ पर भी यही बॉन्डिंग दिखा दी गई थी। तो मैंने इसको जब पढ़ रहा था तो मैंने इसको देखा, मतलब टीचिंग में पढ़ रहा था, मतलब पढ़ा रहा था। अरे भाई, ट्रिक तैयार नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से ये बॉन्डिंग थी ऐसे, लेकिन ये बॉन्डिंग टोटली कैसी है? रॉन्ग है, गलत है। बॉन्डिंग ये होनी चाहिए, किसी ने क्लेम नहीं किया, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई कि भाई मैं लड़ूंगा और मैं बात करूंगा, जिसने भी किताब, तो उनके जो एडिटर थे उनको फोन मैसेज किया एनसीईआरटी के, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के डायरेक्टर को भी मैसेज किया। तो ये करेक्शन हमारा हुआ, और आने वाले अभी मात्र कुछ ही सालों से ही ये करेक्शन हुआ और वही चल रहा है। तो ये हमारा हो जाता है बेके लाइट, बेके लाइट हो जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये बेकेलाइट हुआ, ये भी पूछा जाता है। और ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, बहुत ही हार्ड होता है, और इसको हम लोग कुकर के हैंडल वैंडल बनाने में यूज करते हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में भी यूज करते हैं। और एक पॉलीमर है जिसका नाम है मेलामाइन, और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्वेश्चन भी फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना गया। और ये भी बहुत पूछा गया है पीजीटी एग्जाम्स में, खूब दबा करके पूछा गया है। और इसको ये मान के चलिएगा कि इस क्वेश्चन को जो है वो छोड़ा नहीं गया, कई बार इंपॉर्टेंट, मैं इस पर पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी इसको बता रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग मेलामाइन का फार्मूला बना लेते हैं, मेलामाइन बेंजीन का हेट्रो डेरिवेटिव माना जाता है। तो यहाँ पर आप N2 बना लीजिए, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, जहां जहां न लगाइएगा वहां पर NH2 लगा देना, यहाँ पर भी NH2 लगा देना, यहाँ पर भी NH2 लगा देना, बॉन्डिंग बेंजीन वाली ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो भैया जहां जहां NH लगा था वहीं पे जोड़ना, इससे ज्यादा परेशान आप ना होइएगा, और ना आप सोचिएगा इसके बारे में कि हमें क्या करना। बॉन्डिंग एज इट इज अंदर छोड़ दो, आगे यहाँ पर है तो NH कर दो, और आगे आप CH2OH कर दो। इसी तरीके से यहाँ भी जुड़ जाएगा, NH हो जाएगा, और आपका CH2OH हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर OH CH2NH हो जाएगा। अब ये जब पॉलीमराइज कराया जाएगा, किताबों में हालांकि एक ही दिया हुआ, लेकिन एक होता नहीं, चारों तरफ बॉन्डिंग होती है, ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पर जिसे आप पॉलीमराइज कराओगे तो चारों तरफ से बॉन्डिंग चलेगी, इसीलिए मैंने चारों तरफ जोड़ा है। आप लोग एक ही तरफ जोड़ते हैं, मुझे पता है, किताबें भी एक ही तरफ जोड़ती हैं, ठीक, लेकिन वो डॉट डॉट करके छोड़ देती है, इसलिए वो सही है, उस पर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ N हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर भी आपका वही NH हो गया, फिर आगे CH2 की बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर NH और आगे CH2 की बॉन्डिंग चलती रहेगी, और होल N हम यहाँ लिख देंगे। इसको हम लोग मेलामाइन पॉलीमर के नाम से जानते हैं, मेलामाइन
पॉलीमर के नाम से जानते हैं। देखो भैया, रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि हम मेन मोटी मोटी बातें आपको बताते चलें, जिससे कि आप उन चीजों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मन में याद रख पाए। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी जान लीजिएगा कि एक यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड का भी पॉलीमर होता है, तो उसे हम लोग यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। तो यूरिया होती है उसमें और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर भी होता है। ये इसका मोनोमर मैंने आपको बता दिया। यूरिया का फार्मूला आपको पता है NH2, और आगे बताओ CuNH2, ये यूरिया हो गया, और फॉर्मेल्डिहाइड HCHO हो गया। ठीक है, इसकी जो बनेंगे कंबाइन करके वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बोलोगे ना, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के नाम से आप जानोगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही इसी से बॉन्डिंग करेंगे, तो NH हो गया, फिर यहाँ CO हो गया, फिर यहाँ NH हो गया, फिर यहाँ पर आपका CH2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग ऐसे करके कंबाइन करके होल N कर देंगे, तो ये हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरीके से आपको जरूर याद रखना है कि SBR भी होता है। इसी तरीके से हमें याद रखना है कि हमारा ब्यूटाडाइन का पॉलीमर कोपॉलीमराइज, भाई ये कंडेंसेशन हो गए, एडिशन हो गए, और को वाले भी कुछ एग्जांपल याद रखो, जैसे कि हमारा ब्यूटाडाइन, नेक्स्ट EF यहाँ पर लिख देता हूँ, कोपॉलीमराइजेशन, को ये हो गया को पॉलीमराइजेशन में कोपॉलीमराइजेशन। अब कोपॉलीमराइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कोपॉलीमराइजेशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ब्यूटाडाइन आपने पढ़ा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन पता होगा आपको, ब्यूटाडाइन। और इसमें हम लोग स्टाइरीन जोड़ देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, और नीचे बहन जी को लटका देते हैं, ये हमारा स्टाइरीन है। ठीक है, तो अब हमारा क्या बन गया, ब्यूना एस बन जाएगा ना, ब्यूना एस ही तो बनेगा। ब्यूटाडाइन और सोडियम की प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं, तो हमारा कंपाउंड CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाता है यहाँ डबल की जगह, क्योंकि आगे बॉन्ड ट्रांसफर होगा ना इस तरीके से, तो ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आगे चला जाएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर CH, फिर आगे कंटिन्यू कर जाएगा ये ऐसे, CH2 एंड सो ऑन आगे, और नीचे की तरफ यहीं पर आपने अपना बेंजीन लटका देना है। ये हमारा कंपाउंड हो गया, जिसे आप BSR के नाम से जानते हैं। अगर यहीं पर C6H5 की जगह पर N लटका दो, आप CN लटका दो, तो ब्यूना S की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूना N हो जाएगा, ब्यूना S की जगह ब्यूना N रबर हो जाएगा। ठीक, BNR बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर आप कराओगे, CH नीचे यहाँ CN लगाना है, विनाइल लगाना है, और CH2, इसके भी N मॉलिक्यूल ले लो, इसके भी N ले लो, दोनों को पॉलीमराइज करा दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ CN आ जाता है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N कर देना। दिस इज कॉल्ड ब्यूना N रबर, BNR के नाम से जानी जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में खूब कस के पूछी जाती है। एक जरूर याद रखना भैया, दीक्षा बहन और मनु भैया, सब लोग जितने भाई बहन हैं जिनके नाम मुझे याद है मैंने बोल दिया। अब एक नेचुरल रबर, ये पूछा गया है PGTs में, नेचुरल रबर, मत्था टेक लो इस पर इस बार, नेचुरल रबर और गूटा पर्चा, नेचुरल रबर गूटा पर्चा, मत्था टेक लो बच्चा, मान लो इसको, जल्दी मोबाइल मत्थे पे लगाओ, फटाफट आना है क्वेश्चन, 100% आना है। अब ये बताओ, ये मैंने ले लिया यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूं, ये हमारे पास में हो गया CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3, या नीचे लगा लो जहां मन करे, CH डबल बॉन्ड CH2,
मिथाइल ब्यूटाडाइइन हो गया, जिसे आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। इसकी जब आप पॉलीमेराइजेशन कराएंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका H हो जाता है और सिंगल बॉन्ड CH2 आगे एंड सो ऑन चलना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल रबर। इसको हम लोग नेचुरल रबर के नाम से जानते हैं। जो नेचुरल रबर होती है उसमें खास बात क्या होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए एक होता है सिस आइसोमर, तो कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां हमने लिया CH3 और यहां ऐसे दिया, यहां मैंने CH2 लिखा और आगे डॉट 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 कंटिन्यू कर दिया। फिर मैंने डबल बॉन्ड लिखा, C लिखा, यहाँ पर H लिखा, यहाँ CH2 लिखा, फिर यहाँ CH2 लिखा, फिर यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लिया, फिर यहाँ मैंने CH3 लिखा, फिर यहाँ मैंने C लिखा, फिर यहाँ CH2 लिया, फिर यहाँ CH2 लिया, फिर यहाँ मैंने C लिया, फिर यहाँ CH3 लिया, यहाँ मैंने CH2 लेकर कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर रह गया ना H बना दो, H बना दो एंड डबल बॉन्ड सो ऑन आगे चलाया मैंने। एक यूनिट फिर आगे मैं जोड़ रहा हूँ, थोड़ी सी रुक जाइए, तसल्ली करिएगा। यहाँ C, यहाँ पर H, यहाँ पर मैंने CH2 लिया और डून डून डून, ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। ये सिस फॉर्म हो गया और सिस फॉर्म हमेशा नेचुरल रबर कहलाती है, नेचुरल रबर कहलाती है, ये बात सभी को पता है। लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं, अगर इसकी ट्रांसफॉर्म पेपर में आ गई तो नेचुरल रबर की ट्रांसफॉर्म का नाम क्या है? नेम ऑफ, बताइए, मैसेज करिए, मैं देख रहा हूं। नेम ऑफ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ऑफ, ट्रांसफॉर्म ऑफ नेचुरल रबर, ये पीजीटी में किस नाम से आई थी? नेचुरल रबर ये किस नाम से आई थी जी बताइए, किस नाम से आई थी जी बताएं। भूमि, गूटा पर्चा के नाम से आई थी, बिल्कुल सही, गूटा पर्चा के नाम से आई थी जी। ये हमारे पास गूटा पर्चा, बिल्कुल 100% सही है। इसका नाम था गूटा पर्चा। ये गूटा पर्चा के नाम से आई थी पीजीटीज में, जो हमें याद रखनी पड़ेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक टर्म हमें और याद रखना पड़ेगा जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिंथेटिक रबर। ये भी एग्जामिनेशन पीजीटी में आ चुकी, सिंथेटिक रबर। अब सिंथेटिक रबर की जो मोनोमर थी वो आपको पता होगी कि भाई सिंथेटिक रबर की मोनोमर अनुसार क्या है। तो वहां पर मिथाइल लगा था भैया, तो यहां मैं Cl लगा देता हूं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम लोग क्लोरोप्रीन के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्रीन। ठीक है, क्लोरोप्रीन के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्रीन, PRE यानी क्लोरोप्रीन के नाम से जानते हैं। और क्लोरोप्रीन जब बार बार कंबाइन करती है तो नियोप्रीन बन जाती है। तो नियोप्रीन अगर बनानी है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर Cl, यूं कर दीजिए, आगे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ऐसे ये नियोप्रीन हो गई और ये सिंथेटिक रबर के नाम से जानी जाती है। तो ये बात भी एग्जामिनेशन में भैया बहुत पूछी गई, इसलिए इसको भी आप बिल्कुल याद कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपकी कोई मदद इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये आती ही है, आती है। ठीक है, और आपको एक और बता दें, ब्यूना एन रबर का एक नाम और है, परब्यूनान भी बोला जाता है उसे। ब्यूना एन रबर का मुझे एक नाम और भी समझ में आ रहा है, उसे परब्यूनान भी बोला जाता है, इसलिए इसको याद रखना। PERB, स्पेलिंग जरूर चेक, परब्यून, पर ब्यूनान के नाम से ये जानी जाती, पर ब्यूनान के नाम से ये जानी जाती, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जो एग्जामिनेशन पीजीटी में खतरा बन सकता है, क्योंकि पीजीटी में एक आध नाम अजीबो गरीब आ जाते हैं, दिल दहल जाता है हमारा उस समय। अच्छा, अब एक चीज और मुझे बताओ कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, वो आपको पता है? अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं ना आपसे पूछ रहा हूँ। डिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं? अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो होते हैं जो नेचर में जाकर के डिग्रेड हो जाएं और साथ ही साथ नेचर में जाकर डिग्रेड हो जाएं और साथ ही साथ मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान न कर पाए। उनको एंजाइम जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो डिग्रेड कर दें।
वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और नॉन बायो जो हमने पढ़े, जो डिग्रेड ना हो पाए। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है तो इसका मतलब है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए फेवरेबल है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। जैसे आपने एक नाम क्लास 12 की एनसीईआरटी में खूब फेमस तरीके से पढ़ा है, जिसका नाम है पीएचबीवी, पॉलीहाइड्रोक्सी, PHBOV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलारेट। ये नाम आपको पता है, इसकी फुल फॉर्म भी पीजीटी में पूछी जा सकती है। तो इसको हम लोग पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, कायदे वाला नाम यही, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, फिर को बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट के नाम से ये जाना जाता है। तो आई अगर नाम पूरा पूछा जाए तो यही बताइएगा, दूसरा नाम कतई मत बताना। इसकी मोनोमर जरूर जान लो और आपको फायदा जरूर रहेगा। देखो, मोनोमर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोनोमर होती है CH3, यहाँ CH। अब मैं आपको कैसे लिखूं, मैं सोचता हूं कि इसको ऐसे लिखता हूं, यहाँ पर मैं OH ले लेता हूँ, यहाँ CH, और ऊपर मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं CH2 और COOH। मैं ऐसे लिखता हूँ, जबकि किताब में ऐसे नहीं लिखा गया है। मैं ऐसे लिखता क्यों हूँ वो मैं बताऊंगा। इसे देखो 1 2 3, ये 3 हाइड्रोक्सी हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड के नाम से भैया इसे जानते हैं। और अगर इसका रिएक्शन कराओगे, किससे कराओगे, यहाँ पर OH ले लो, यहाँ पर CH, और यहाँ आपकी C2H5 लगा दो। आगे फिर वही अपना CH2 COOH लगा दो। तो COOH को हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे लिखा था। तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ COOH ऐसे लगा दो। अब जब आपस में N मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वाटर तो यहाँ से निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा, तो फिर अब आप जान रहे हो कि क्या बनेगा, इधर का ये O रह जाएगा, यहाँ पर O हो गया, और यहाँ पर CH। ये O वाली बॉन्डिंग भी बड़ा खतरनाक होती है भैया, याद रखना, ये दीवाना बना देती है। CH2 हो गया, यहाँ CO हो गया, यहाँ पर फिर O हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ C2H5 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CO हो गया, और ये इतना हिस्सा गायब हो गया। तो ये कंपाउंड बन गया हमारा PHBB, जिसे हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलरेट के नाम से जानते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है क्योंकि डिग्रेड कर देते हैं। एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो सिंथेटिक है, जिसको आप नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 के नाम से जानते हो। एनसीईआरटी ने बड़ा बड़ा लिख दिया है, प्रिपेयर योर सेल्फ, नहीं देख लेना उठा करके, मेरी बात पे अगर भरोसा ना हो। उसके आगे डिट्टो आज तक भी यही लिखा हुआ है, जबकि मैंने बोला है कई बार। उसके बाद एनसीईआरटी 12th से टच से हटती चली गई। बोला था कि इसको भैया बना करके तो दिखा दो बच्चों को, लेकिन अभी एनसीईआरटी वालों ने इसको सुना नहीं। खैर, अब तो बात ही खत्म कर दी। तो यहाँ पर NH2 हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ COOH हो गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन दोबारा हमने, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको ग्लाइसिन दिख रहा होगा, ग्लाइसिन दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपने रिएक्शन कराई NH2, यहाँ CH2 का होल 5 ले लो, क्योंकि 6 कार्बन दे देना। तो यहाँ पर COOH, ये हमारा हो जाता है अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसको हम कंडेंस करा देंगे, वही यहाँ से H2 निकाल दीजिए, तो वही H बचा, N बचा। तो H को थोड़ा नीचे लिख दे, बॉन्डिंग बनाने में आसान रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं H ले लेता हूँ, यूं किया मैंने, फिर यहाँ CH2, यहाँ पर CO, यहाँ पर मैंने NH ले लिया, और यहाँ CH2 का होल 5 ले लिया, यहाँ CO, और ये होल ऐसे करके मैंने कर दिया। इसको हम लोग नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर माना जाता है, जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जा सकता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। ठीक है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने बीच बीच में आपको बताई हैं, बीच बीच में बताई हैं। अब एक चीज छोटी सी और है, कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं जरा देख लेता हूं, एक नोट्स बुक उठा लूं जरा, उसमें मैंने नोट किए थे, वो मैं जरा देख लूं, अगर वो समझ में आते तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरे पास वो डाटा है तो, वो डाटा है तो मैं बता देता हूं, नहीं तो फिर बाद में बताऊंगा। 1 मिनट का समय दो मात्र। निकाल लूं जहां पर मैंने नोट कर रखा है, वो चीज निकाल लूं जरा, बस समय दो थोड़ा सा।
एक दो चीजें थी जो मैंने नोट की थी, वो मैं जरा ढूंढ लूं, बस अभी पेज मैंने पलट दिया था। एक तो ग्लिप्टल पूछा जाता है, ग्लिप्टल जरूर याद रखिएगा। एक ग्लिप्टल बहुत पूछा जाता है, जिसे आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद करिएगा। ग्लिप्टल मैंने नोट कर रखा था, इसे ही बताना था आपको, ग्लिप्टल। ठीक है, ये ग्लिप्टल अलग से नोट कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। एक्चुअली में ग्लिप्टल, उसमें जो अभी आपने पम्मा जो पढ़ा, वो पढ़ा था टेरिथैलिक एसिड वाला, उसमें थैलिक एसिड यूज कर दो तो आपका ग्लिप्टल बन जाता है, ये बात याद रखना। तो ग्लिप्टल मैं यहाँ पर बना करके भी दिखा देता हूँ। OH ले लो, यहाँ यहाँ CH2 ले लो, यहाँ CH2 ले लो, यहाँ पर आप OH ले लो, इसके N मॉलिक्यूल, और वहां हमने टेरिथैलिक एसिड लिया था, यहाँ पर हम लोग थैलिक एसिड ले लेते हैं। कौन सा एसिड ले लेते हैं? थैलिक एसिड। इस बात का ध्यान देना, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम लोग इसे ऐसे लिख लेते हैं, थैलिक एसिड को ऐसा लिखें कि हमारे समझ में आ जाए। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH लगा लेते हैं, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O OH लगा लेते हैं। इसको जब बॉन्डिंग कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, वही जैसे यहाँ पर थी, ये वाला OH, ये वाला H, ये वाला OH और ये वाला H चला जाएगा, तो यहाँ पर कंडीशन वही आएगी। यहाँ पर हमारा बचेगा O बचेगा, और यहाँ CH2 बचेगा, CH2 बचेगा, यहाँ O आ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हम ऐसे बना लेंगे अपना, जैसे बनता है। यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और आगे कंटिन्यूएशन में होल N कर देंगे, ये हमारा बन जाता है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल ये भी पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा किसी भी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। एक पीजीटी में थाइकोल का नाम भी पूछा जाता है, थायोकोल, इसको भी जरूर पढ़िएगा। थायोकॉल का नाम भी पूछा जाता है, और इसी में गलतियां होती हैं। थायोकॉल को भी अलग से मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में ये थायोकॉल रबर होती है, और जो हम लोग बनाते हैं इस कंपाउंड से, देखो ये मैंने नोट किया, CH2 Cl ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, यानी 1,2 डाइक्लोरो इथेन बोलते हैं, और इसका हम पॉलीमराइजेशन Na सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S Na से कराते हैं। इसे हम सोडियम पॉलीसल्फाइड का नाम देते हैं। क्या नाम है इसे? सोडियम पॉलीसल्फाइड का नाम है। सोडियम पॉलीसल्फाइड ले लिया, और ये हमारा 1,2 डाइक्लोरो, या इथाइलिन डाइक्लोराइड बोल सकते हो अगर उससे मान सकते हो, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड के नाम से मान सकते हो। तो गागर में सागर आज मैंने भरने की कोशिश की है, और अगर आपको ये गागर में सागर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और इस क्लास को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए कि अगर पढ़ना है तो देखो कितने बढ़िया ढंग से रिवीजन हो गया। इसको हम लोग रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं। रॉकेट यानी कि मैन्युफैक्चर हम लोग जो है जो होस टैंक होते हैं उनकी लाइनिंग में करते हैं, इंजन गैसकट में करते हैं, रॉकेट फ्यूल में भी मिलाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। और एक बात और याद रखना, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का टर्म भी आप पढ़ लीजिएगा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इसको भी नहीं छोड़िएगा। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, रबर भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी हार्डनिंग होता है रबर का, हार्डनिंग ऑफ रबर बोला जाता है, हार्डनिंग ऑफ रबर का नाम दिया जाता है, हार्डनिंग ऑफ रबर। ठीक है, सल्फर को मिला करके। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। तो अगर आप जानना चाहें तो मान लेते हैं ये हमारे पास में रबर थी, है ना, ये हो गया C, यहाँ पर हो गया CH3, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारी मान लेते हैं रबर है। ये रबर को हमने क्या काम किया, सल्फर को मिला करके हीट कर दिया। जैसे ही सल्फर को मिला करके हीट किया तो यहाँ पर हमारी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। तो CH2C, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH2 एंड सो ऑन, आगे बढ़ा देना, इसी तरीके से आगे कर लेना कंप्लीट। अब यहाँ से जहाँ जो बैलेंसी बिगड़ी नहीं, यहीं सल्फर जोड़ देना, यहाँ से C, फिर यहाँ से CH3, यहाँ पर आपका वही CH2, फिर आगे कंटिन्यू, यहाँ पर भी CH2, फिर यहाँ CH, और इन CH, सॉरी ये वाला CH इधर आना चाहिए ना,
तो इसका मतलब सी एच इसके बाद आएगा, सॉरी इसके बाद सी एच आएगा ना, तो जो सी एच आएंगे उनसे भी हम लोग जोड़ देंगे। सी एच आया, फिर आगे आगे सी एच टू आया, तो बैलेंस इसकी 1 2 3 हुई, तो यहाँ पर भी आप सल्फर जोड़ दिए, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, इसी वजह से हार्ड हो जाती है रबर। इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ रबर। ठीक है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है पॉली इथाइल एक्राइलेट, जैसे पॉली मिथाइल मिथाइल था, ऐसे पॉली इथाइल एक्राइलेट भी होता है, पी मटर, पीईए है ना, पीईए पॉली इथाइल एक्राइलेट का नाम भी खूब पूछा जाता है। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ पॉली इथाइल, क्योंकि यही नाम परेशान करते हैं, इथाइल एक्राइलेट। जो नए लोग हैं, जो हमारे भाई बहन नए एकदम से ताजे ताजे बने हुए हैं, मतलब एमएससी करने के बाद कम समय हुआ, तजुर्बा कम है, वो लोग धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C O, वहाँ CH3, यहाँ C2H5 कर दीजिए, इसके N मॉलिक्यूल लेकर के कंबाइन करा दीजिए, और परऑक्साइड की प्रेजेंस में रहेगी, ओम प्रकाश लिख दो यहाँ, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, तो यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ COO C2H5, और इस तरीके से इसका होल N कर देते हैं हम लोग इस तरीके से। इसे हम लोग पॉली इथाइल एक्राइलेट के नाम से जानते हैं, और ये ब्लैंकेट और कारपेट बनाने के काम आता है, ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, ये मेरी नॉलेज में कुछ बातें आई तो मैंने आपको बता दी। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी आपकी नॉलेज में होंगी, अगर आपकी नॉलेज में है तो ग्रुप पर भी शेयर करिए, और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब भी आपको ये चीजें बताऊंगा। अब ईमानदारी से बताइएगा, अब मैसेज आप ऑन करिए, मैसेज ऑन करिए जी। अब मैं मैसेज पढ़ने की स्थिति में हूं, अभी तक नहीं था, अब स्थिति में हूं जी। आपको समझ में आई कोई बात जो मैंने बताई? आपको समझ में आई कोई बात जो मैंने बताई? इनके अलावा भी कुछ चीजें अभी हम क्वेश्चंस में डिस्कशन कर लेंगे, तब भी हमें बहुत अच्छा महसूस होगा जी। ये हमने कोशिश की है कि गागर में सागर भरें, और आपको इंपॉर्टेंट बातें वो बताएं जो वास्तव में हमारे पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत मददगार हो, बहुत मददगार हो जी। चलिए ठीक है ना, तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन जरूर करेंगे, और आप जब तक इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग हमारी अगली सेशन जो होगी वो क्वेश्चंस की होगी, क्वेश्चंस की होगी। ओके, गुड नाइट। ये यूपी पीजी तक ही, पीजीटी के लिए तो सेशन ही है हमारा। प्रवेश कुमार जी, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका सिलेक्शन बीपीएससी टीयर 3 के टीजीटी में हो गया है। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक बार ग्रुप में मैसेज डालिए, और एक बार छोटा सा वीडियो लिंक भी भेजिए, हमें अच्छा लगता है ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं, दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, ओके। तो प्रवेश जी, एक वीडियो छोटी सी 1 मिनट की भेजिए, हम आपको यूट्यूब पर डालते हैं, लोगों को मोटिवेशन जरूर मिलेगा। कांग्रेचुलेशन, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रवेश जी। ओके, गुड नाइट भैया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, शुभ रात्रि।